हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द मार्केट और हाउ इट विल इम्पैक्ट द मार्केट। आगे देखेंगे कि चीन, अमेरिका और ईरान जैसी कंट्रीज की पॉलिसीज आपके निफ्टी, रुपीस और गोल्ड एंड सिल्वर को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, आप ये समझो कि जब आप न्यूज़ देखते हैं कि यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक किया है, तो मार्केट इमीडिएटली गिरता नहीं है, क्योंकि खबर आई है। अभी तक तो मार्केट गिरता क्यों है? जब इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क की डेफिनेशन चेंज करते हैं, जब इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क असेस करते हैं, और रिस्क असेस करने के बाद जब वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है। और इसमें सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा रोल इंडिया में क्या है और इंडियन मार्केट क्यों इम्पैक्ट होता है, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। इंडियन मार्केट में 40% जो पैसा है वो ग्लोबल मार्केट से आता है। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का है, चाहे वहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। तो ये सारा पैसा जो है वो उनका 40% पैसा अगर फॉरेन से कंट्रोल हो रहा है इंडियन मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ग्लोबल मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी आएगी, तो वो इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि वही बात है कि ग्लोबल मार्केट क्यों इम्पैक्ट होता है। उसका सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑयल और एनर्जी के प्राइसेस बढ़ते हैं। इंडिया 80% ऑयल जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करता है, जितना कंजप्शन है उसका। अब 80% ऑयल अगर हम इम्पोर्ट करेंगे, तो ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी से जो है वो हमें इम्पैक्ट होगा ही होगा। और जब ऑयल अगर कॉस्टली होगा, तो हमें ज़्यादा रुपीस देना पड़ेगा। जब ज़्यादा रुपीस देंगे, तो ज़्यादा रुपीस से होगा क्या? रुपीस जो है वो कमज़ोर होगा यूएस डॉलर और अदर फॉरेन करेंसीज के सामने। और जब ये कंडीशन होगी, तो ग्लोबल कैपिटल जो है वो उसका आउटफ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, और रुपीस जो है वो डेप्रिशिएट होगा। और इन सब के साथ साथ जो है वो रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक सबसे मेन डोमिनो चेन जो है वो हमको एक समझनी होगी। अभी हो क्या रहा है कि चाइना जो है वो ताइवान पे प्रेशर बना रहा है, ठीक है? और चाइना जब ताइवान पे प्रेशर बना रहा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ताइवान जो है वो वर्ल्ड की और यूएस की, आई वुड से कि 90% से ज़्यादा चिप्स की सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर चाइना ताइवान पे प्रेशर बनाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यूएस में जो चिप्स की सप्लाई हो रही है वो इम्पैक्ट होगी। जब यूएस में अगर चिप्स की सप्लाई इम्पैक्ट होगी, तो उनका बिजनेस बहुत हैवीली इम्पैक्ट होगा। और इस कंडीशन में जो यूएस चाहेगा वो ये चाहेगा कि वो अपने मिनरल्स और एनर्जी की सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा दे। वो हमेशा चाहेगा कि उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स और एनर्जी जो है वो हमेशा बनी रहे। वो नहीं चाहेंगे कि उनको रेयर अर्थ मिनरल्स की और एनर्जी की शॉर्टेज हो हमेशा। और उस कंडीशन में यूएस अभी क्या कर रहा है? यूएस ने वेनेजुएला को वैसे ही अटैक करके एक्वायर कर लिया है, और वहाँ पे जो है वो यूएस उनको कंट्रोल कर रहा है, वहाँ का ऑयल कंट्रोल कर रहा है, वहाँ का जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी चीज़ है, अब यूएस जो है वो बात बोल रहा है कि वो लोग ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे। और जब अगर यूएस बात करता है कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है और डेनमार्क एंड यूएसए दोनों नाटो कंट्रीज है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जब एक नाटो मेंबर दूसरे नाटो मेंबर पर अटैक करेगा, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि उससे नाटो जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर नाटो ब्रेक हो जाएगा, तो वेस्ट का सपोर्ट जो है वो यूक्रेन पे कम हो जाएगा। और जब यूक्रेन में अगर वेस्ट सपोर्ट नहीं करेगा और नाटो जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में रशिया के लिए बहुत ईजी हो जाएगा यूक्रेन में अपने एडवांटेज बढ़ाने का। और उस कंडीशन में क्या होगा? रशिया को जो है वो यूक्रेन में एक रूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि चाइना ने ताइवान पे प्रेशर बना रखा है। यूएस को चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, बिकॉज अभी चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स में। और चाइना जो है वो 70% से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल जो है वो प्रोसेस कर रहा है। तो चाइना का ताइवान पे प्रेशर बनाना, यूक्रेन का रशिया के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे रशिया जो है वो यूक्रेन एक्वायर करना चाहता है। उस कंडीशन में यूएस चाहता है कि वो चाइना और रशिया से पीछे ना रहे। तो यूएस क्या कर रहा है? यूएस भी ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया या ग्रीनलैंड हो गया, उनको एक्वायर करने की बात कर रहा है, जहाँ पे वेनेजुएला उसने वैसे भी कर ही लिया है। और ट्रम्प भाई साहब ने बोल ही रखा है कि वो ईरान को भी जो है वो कभी भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ये बहुत बड़ी एक चीज़ हो जाती है। तो ये जो डोमिनो चेन है ना, यहाँ पे अगर एक चीज भी इंपैक्ट हुई इस पूरी चेन में, तो ये पूरी चेन को इंपैक्ट करेगा। अब अगला जो चौक पॉइंट आता है हमारे लिए, वो है स्टेट ऑफ हॉर्म्स। स्टेट ऑफ हॉर्म्स क्या है? पहले आप ये समझिए। सी, ये है ईरान,
ये है ओमान। ठीक है, ईरान और ओमान के बीच में ये जो छोटा सा नेक है, ये नेक जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये जो है वो इस पार्शियन गल्फ को जो है वो गल्फ ऑफ ओमान और एक बड़े सी से कनेक्ट करता है, और यहाँ से इंडिया की तरफ, इंडिया इस तरफ है, तो इंडिया का सारा ट्रेड इधर से होता है, और यहाँ से वर्ल्ड का 20% जो है वो ऑयल जो है वो यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ हम से निकल के फिर जाता है। और अगर ईरान में प्रॉब्लम हुआ तो ईरान सबसे पहले क्या करेगा, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो बंद करने की बात करेगा। अगर इसको बंद किया तो ऑयल की प्राइस जो है वो $120 से $130 तक जा सकती है, और उस कंडीशन में जो है वो सबसे मेन चीज़ क्या होगी, क्योंकि इंडिया 80% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, तो उस कंडीशन में इंडिया को बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में रुपीज़ जो है वो आराम से 5 to 8% और कमज़ोर हो सकता है, निफ्टी 10 से 15% करेक्ट हो सकती है। तो सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे ये आती है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हम्स है ये बंद नहीं होना चाहिए एज फार एज इंडियन मार्केट इज कंसर्न। अगर इंडियन मार्केट को आप इंडियन मार्केट में अगर हम रियली एक्सपेक्ट करते हैं तो ये जो है वो इंडिपेंडेंटली अच्छे से स्मूथली ऑपरेट होता रहना चाहिए, अदरवाइज रुपीज डाउन होगा, निफ्टी करेक्ट होगा, और पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, और उस कंडीशन में पूरे ग्लोबल जो भी बड़ी इकोनॉमीज है और ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझनी होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूएस जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि वो इस ईरान के छहाबार छबार पोर्ट पे जो है वो कंट्रोल करने की बात कर रहा है। अब इंडिया के लिए ये छबार पोर्ट जो है ना वो सबसे नियरेस्ट पोर्ट है, और इस छबार पोर्ट के एक्सेस से इंडिया को क्या होता है, इंडिया को मिडिल ईस्ट का एक्सेस मिल जाता है, इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज में एक्सेस मिल जाता है, इंडिया को जो है वो अफगानिस्तान और इन दूसरी कंट्रीज में एक्सेस मिल जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान को स्किप करके, सी ईरान है यहाँ पे, ये है पूरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एंटर किए बिना पाकिस्तान को स्किप करके इंडिया कैन इजीली गेट एक्सेस टू मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अफगानिस्तान। तो अगर यूएस यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है तो उस कंडीशन में इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, और उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि यूएस जो है वो इंडिया को कितना लेवरेज देता है, इंडिया के साथ वो इजी रहता है या नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और एज फार एज वी नो यूएस बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, चाहे वो इंडिया की प्रो पॉलिसीज की बात करे, बट यूएस विल और माइट गो अगेंस्ट इंडिया, ही विल नॉट, ट्रम्प विल नॉट सी इंडियाज इंटरेस्ट, उसको इंडिया के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल भी इस कंडीशन में बात नहीं करेगा। तो ये एक मेजर चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर चाइना ने ताइवान में अपने एडवांसमेंट कर लिया तो उसमें होगा क्या, ताइवान जो है वो एडवांस चिप्स जो कि एआई प्रोसेसिंग में हो गया, या फिर सर्वर्स में हो गया, या फिर जीपीयूज में जो है वो चिप्स लगती है, या फिर जो चिप्स या मेमोरी कार्ड्स यूज़ होते हैं, वो ताइवान जो है वो 90% उसकी सप्लाई जो है वो ताइवान करता है, और वो पूरा ताइवान की एक कंपनी है टीएसएमसी, वो पूरे चिप्स के मार्केट को डोमिनेट करती है। और दिसंबर 2025 में जो चाइना ने एक मिशन किया था कि जस्टिस मिशन 2025, तो उसमें उन्होंने 89 एयरक्राफ्ट, 14 वॉरशिप एंड लाइव फायर ब्लॉकेट जो है वो ड्रिल की थी, और बेसिकली वो ड्रिल बस ये थी कि ताइवान और स्पेसिफिकली यूएस को डराने के लिए कि हम जो है वो ताइवान को कभी भी एक्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए कि यूएस की जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज है, चाहे एनवीडिया हो गई, एएमडी हो गई, या फिर जो ओपन एआई है, या जो भी एआई पे काम कर रही है, मशीन लर्निंग पे काम कर रही है, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है इस ताइवान पे। और अब यहाँ पे होगा कि चाइना ये चाहता है कि ताइवान की सारी सप्लाई जो है वो चाइना की तरफ रिडायरेक्ट हो, और अगर ये सप्लाई चाइना की तरफ रीडायरेक्ट होती है तो इसकी सप्लाई की शॉर्टेज कहाँ आएगी, यूएस में आएगी, यूएस में शॉर्टेज आते ही यूएस मार्केट इम्पैक्ट होगा, और दैट विल इम्पैक्ट द इंडियन मार्केट एज वेल। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चीज़ है, और वही डोमिनो चेन वाली इफेक्ट की बात है कि अगर एक चीज़ इम्पैक्ट हुई तो पूरी चेन में आएगा। और यहाँ पे यूएस ने अभी क्या कर रखा है, यूएस ने जो है वो 50% टैरिफ वैसे भी इंडिया पे लगा रखा है, क्योंकि यूएस का कहना है कि अगर आप रशियन ऑयल खरीदोगे तो हम जो है वो टैरिफ बढ़ा देंगे, और यूएस अभी भी बोल रहा है कि हम 500% कर देंगे अगर आपने रशियन ऑयल इंपोर्ट कम नहीं किया। अब बात क्या है, देखो, रशियन ऑयल अगर हम ना खरीदें, हम दूसरी किसी कंट्री का ऑयल खरीदें, तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। और अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो हम ये 50% टैरिफ जो है वो एक्सेप्ट कर लें,
या फिर हम ऑयल का एक ज़्यादा बड़ा प्राइस जो है वो पे करें। और अब करंटली जो इंडिया टू यूएस का जो मार्केट है, इंडिया 48 से 50 बिलियन डॉलर का जो है वो यूएस में एक्सपोर्ट करता है। इसमें आपका ज्वेलरी आ गया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आ गए, मेटल्स आ गए, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स आ गए, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यूएस 500% टैरिफ बढ़ा देता है 50% से बढ़ा के, तो उस कंडीशन में मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक जो है वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना हुआ है। और इंडिया अकेला नहीं है जो टैरिफ से परेशान है। यूएस ने जो है वो चाइना पे 145% से ज़्यादा का टैरिफ लगा रखा है। इंडिया पे 50% वैसे भी इन्होंने लगा ही रखा है और बोल रहे हैं कि हम 500% कर देंगे। ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, इस पे भी इन्होंने टैरिफ लगा रखा है। और अगर हम इस 500% टैरिफ से हमें बचना है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाएगी कि हमें जो है वो ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हमें 9 टू 11 बिलियन डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे। और अगर हम ये नहीं करते तो हमें 500% जो है वो टैरिफ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा रिस्क बन के आता है, एंड इट रियली डिपेंड्स कि यूएस अब यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है। या तो इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट इम्पैक्ट होगा, और या फिर जो है वो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट जो है वो इम्पैक्ट होगा। सी, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अगर ऑयल इंपोर्ट जो है वो अगर इम्पैक्ट हुआ, तो रुपीज़ जो है वो गिरेगा ही गिरेगा। आई मीन रुपीज़ जो है वो कमज़ोर होगा, और उस कंडीशन में मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, बिकॉज 40% जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर दोनों मिला के 40% जो है वो मार्केट होल्ड करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी स्कैरी, मतलब। अब आगे आप ये देखो कि अभी हो क्या रखा है, करंट सिचुएशन क्या है। चाइना की अभी जो सिचुएशन है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो 30% जीडीपी है वो रियल एस्टेट से आता है, और उसमें जो है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो स्लो डाउन है वो चाइना की 7 to 8% जो है वो ईयर बाय ईयर जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो थी पहले, और अभी जो है वो 4 to 5% हो रखी है। और ताइवान जो है वो 90% से ज़्यादा सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। और अगर चाइना ताइवान पे कंट्रोल कर लेता है, तो ये सारी सप्लाई जो है वो चाइना की तरफ रिडायरेक्ट होगी, और यूएस को बहुत गंदा इम्पैक्ट होगा। अब आप ये समझिए कि यूएस के लिए ग्रीनलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है। सी, ये ग्रीनलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स होल्ड करता है। और चाइना जो है वो अभी 70%, टोटल वर्ल्ड का 70% रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है उसकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। और ये रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है वो आपके सुपर कंप्यूटर्स हो गए, या फिर आपके जो हाई पावर सर्वर्स हो गए, या हाई पावर मशीनरीज हो गई, जहाँ पे आपको हाई पावर के सीपीयूज, प्रोसेसर्स या रेम्स चाहिए। तो वो जो चिप्स है वो उन चिप्स को मैन्युफैक्चर करने में ये रेयर अर्थ मटेरियल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे अगर ताइवान से सप्लाई इम्पैक्ट होती है, तो यूएस को खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना पड़ेगा। वी नो वेरी वेल कि ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, इसके लिए यूएस को 5 से 10 साल लग सकते हैं। यूएस नहीं चाहता है कि वो किसी और पे डिपेंडेंट रहे। एक चीज़ हमें हमेशा दिखी है कि जो यूएस का जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट एक मेजर रीज़न से है, वो है रेयर अर्थ मटेरियल्स। बिकॉज़ पाकिस्तान में भी कहीं-कहीं पे कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स का जो है वो स्टोर है, और अफगानिस्तान में भी है। अब आप एक और चीज़ ये समझिए कि नाटो क्यों इम्पोर्टेंट है। सी, नाटो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का एक सिक्योरिटी बैकबोन है, और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है। अमेरिका बोल रहा है कि डेनमार्क तो हम लेके रहेंगे, और उस कंडीशन में जो जो डेनमार्क का स्टैंड है, वो डेनमार्क ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर यूएस जो है वो ग्रीनलैंड को लेता है, तो नाटो विल बी फ्रैक्चर्ड। उस कंडीशन में नाटो अगर रुका, तो यूक्रेन को सपोर्ट मिलना जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और जब अगर यूक्रेन को सपोर्ट रुका, तो रशिया के लिए ये चीज़ बहुत ईज़ी हो जाएगी यूक्रेन में आगे बढ़ने के लिए। और यूक्रेन को है वो रशिया बहुत कम टाइम में एक्वायर कर सकता है इन केस नाटो टूटे। तो रशिया तो चाहता है कि नाटो ब्रेक, और वो यूक्रेन में अपने एडवांसमेंट्स जो है वो बढ़ाएँ। यूक्रेन, और यहाँ पे एक और चीज़ आप समझो कि अगर यूक्रेन रशिया के पास चला जाता, तो यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यूरोप में अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में आएगा ही आएगा, क्योंकि इंडिया का जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट होगा। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल लेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ने के केस में सबको जो है वो कैश इन हैंड चाहिए होता है। यहाँ पे भी मार्केट जो है वो बहुत बैडली इम्पैक्ट हो सकता है। और हम इन सब में जापान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम जनरली जापान को भूल जाते हैं, बट
जापान जो है वो अपनी 80% एनर्जी जो है वो इम्पोर्ट करता है और मोस्टली मिडिल ईस्ट से करता है। तो अगर स्टेट ऑफ हम्स इम्पैक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जापान। और जापान जो है वो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है। अब यहाँ पे देखो, इस इमर्जिंग मार्केट में इंडिया की यूनिक पोजीशन क्या है? इंडिया की सबसे मेजर यूनिक पोजीशन ये है कि एक तो इंडिया के पास जो है वो फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा है। 640 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। और इंडिया में जो है वो डोमेस्टिक ड्रिवन ग्रोथ है। इंडिया का डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हम नहीं देखते हैं कि बहुत इजीली जो है वो इंडिया में पॉलिटिकल मूवमेंट हो या फिर गवर्नमेंट चेंज हो, तो वो इजीली पॉसिबल नहीं है। और जब कोई कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पे वी एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो अच्छा मूव करेगा, इकोनॉमी जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी। सी अगर ऑयल स्पाइक जो है, अगर ऑयल की प्राइस में अगर स्पाइक होता है तो उस कंडीशन में जो है वो एयरलाइंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। और इस कंडीशन में जो इंडिया के जो विनर्स होंगे वो होंगे ओएनजीसी और रिफाइनर्स। और इंडिया के जो लूजर्स होंगे वो होंगे ऑटोमोबाइल और पेंट सेक्टर। अगर ताइवान की रिस्क जो है वो बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में टेक और सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमको दिख सकती है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दिख सकती है। चाइना एंड ताइवान के बाद इंडिया इज अ गुड मार्केट जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो अभी भी ग्रोथ कर सकती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सच इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट। और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है वो आईटी सर्विसेज हो सकती है, बिकॉज आईटी सर्विसेज जो है वो मेनली ऑपरेट होती है यूएस से, और कुछ परसेंट जो है वो ऑपरेट होती है यूरोप से। और अगर ताइवान की सप्लाई वहाँ पे इम्पैक्ट होती है तो आईटी मार्केट जो है वो बहुत गंदा हिट करेगा। बट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो है वो एक अच्छा आपको मूवमेंट दे सकता है। टेरिफ बढ़ने पे सबसे ज़्यादा हिट किसको करेगा? वो करेगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हिट करेंगे, आईटी और एक्सपोर्ट जो सेक्टर है वो हिट करेगा। बट यहाँ पे कौन यहाँ पे जीत सकता है? वो है डोमेस्टिक कंज्यूमर फोकस्ड वाली जो कंपनीज हैं, वो आपको एक अच्छा रन दे सकती है। और यहाँ पे सबसे मेजर लॉस होगा वो होगा एक्सपोर्टर्स या वो कंपनीज जो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में ऑपरेट करती है। और अगर चाइना के लॉकडाउन से जो इम्पैक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा कमोडिटीज़ पे, सबसे ज़्यादा हिट करेगी। और जो इंडिया में डोमेस्टिक फोकस कंपनीज हैं कमोडिटीज़ में, वो एक अच्छा रन दे सकती है। और वो कंपनीज जो कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है वो एक आपको जो है वो लॉस दे सकती है। अब हम आगे बात करेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर ऑलरेडी 3 लाख क्रॉस करने वाला है। इतना बुलिश मूवमेंट सिल्वर में कोई भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, इवन दो देयर वाज स्पेकुलेशंस कि ये 3 लाख क्रॉस कर जाएगा, बट इतना जल्दी करेगा ये नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। लोग बोलते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर मार्केट में 20 to 30% करेक्शन भी आता है तो गोल्ड जो है वो 5 से 10% ही गिरेगा। और उसके बाद भी क्या होता है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के केस में और रेट कट्स के केस में भी गोल्ड जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। गोल्ड जो है वो हमेशा इन्फ्लेशन को हमेशा मैच करके चलेगा। कि सिल्वर इतना ऊपर भी क्यों गया? बिकॉज एक तो चाइना ने जो है वो सिल्वर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है 1 जनवरी से। और पिछले साल जो है वो चाइना ने बहुत अच्छा खासा सिल्वर जो है वो इम्पोर्ट भी किया है। तो दैट इज अ मेजर रीजन सिल्वर का इतना ऊपर जाना। और एक थंब रूल ये है कि हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आपके पास 5 to 10% आपका पोर्टफोलियो है वो गोल्ड और सिल्वर में अगर है तो वो आपके लिए इंश्योरेंस का काम करेगा। बिकॉज एक चीज आप हमेशा याद रखिए, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो हमेशा इन्फ्लेशन को मैच करेंगे। तो अगर महंगाई बढ़ती है उस कंडीशन में गोल्ड सिल्वर भी बढ़ेगा। और अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है तो आपको गोल्ड सिल्वर जो है उस कंडीशन में डाउन नहीं जाएगा, वो हमेशा इन्फ्लेशन के साथ साथ चलेगा। और इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी के टाइम पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो हमेशा बचा के रखेगा। तो आप जो है वो गोल्ड और सिल्वर का इन्वेस्टमेंट है वो एज एन इंश्योरेंस ट्रीट कर सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है तो आप 5 to 10% अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर रख सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो सिल्वर का जो इन्वेस्टमेंट है अपने पोर्टफोलियो में वो बढ़ा सकते हैं। आप 20% 30% जो है वो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि क्या हम मार्केट वॉलेटिलिटी को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? सी द ऑनेस्ट आंसर इज कि प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और प्रिडिक्ट जो है वो आप नहीं कर सकते हो। आपके लिए क्या चीज़ काम करेगा कि आप जो है वो इन सारी हेडलाइंस को एक से आगे एक पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। डॉट से डॉट कनेक्ट करके यू कैन जस्ट
एनालाइज कि कौन सा मार्केट इम्पैक्ट होने से या किस हेडलाइन से कौन सा मार्केट इम्पैक्ट हो सकता है, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में या उस पर्टिकुलर मार्केट में आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, या फिर आप अकॉर्डिंगली जो है वो उस मार्केट से अपना पैसा निकाल सकते हैं इससे पहले कि वो मार्केट गिरे या क्रैश होता है। और हमेशा एक मिक्स पोर्टफोलियो रख सकते हैं। जैसे कुछ स्टॉक्स आपके पास ऐसे हो सकते हैं, कुछ कंपनीज आप कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो डोमेस्टिक कंजप्शन पे फोकस रहती है, जिनका डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट में अच्छा कंट्रोल है, ठीक है। आप कुछ इन्फ्लेशन हेज वाली कंपनीज में या फिर डेब्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो कंपनीज जो बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है यूएस टेक सेक्टर पे, या यूएस के कंज्यूमर डिमांड्स पे, या फिर यूरोपियन कंज्यूमर डिमांड्स पे जो कंपनीज फोकस्ड है, उनको आप एटलीस्ट ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी अभी जो हो रखी है, उस कंडीशंस पे आप उन कंपनीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप हेजिंग करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर जब ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट होगा, तो ग्लोबल मार्केट के इम्पैक्ट होने पे जो है वो एक तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर होगा तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। और जो आपके लिए डिफेंसिव सेक्टर्स हो सकते हैं, जब ग्लोबल रिस्क बढ़ती है, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो गए, यूटिलिटी वाले हो गया, या फिर स्टेपल्स वाले जो आपके सेक्टर्स हैं, वो आपको फिर भी एक थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। और स्पेशली क्या होता है कि जब ग्लोबल रिस्क बढ़ती है तो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, और उस कंडीशन में निफ्टी का पुट या गोल्ड का कॉल बाय करना आपके लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, और वो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। बट अगेन, हेजिंग इज अ बिग ह्यूज रिस्क। तो एनालाइज द मार्केट वेरी केयरफुली, और उस कंडीशन में फिर आपका जो रिस्क एपेटाइट है, उस कंडीशन पे आप एक्शन ले सकते हैं। अम, अब यहाँ पे देखो, ये सब चीज़ आती है कि व्हाई इंडिया स्टिल विंस। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एवरी कंपनी मूविंग द मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। चाइना जो है वो हमेशा डोमिनेट करना चाहता है। चाइना का जो नेचर है वो हमेशा डोमिनेंस वाला रहा है। तो उस कंडीशन में जो मेजर कंपनीज है वो इंडिया को अपना सेकेंडरी हब देख रही है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपना इंफ्रा डेवलपमेंट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि डेमोग्राफिक्स अगर देखोगे, तो इंडिया का जो डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो डोमेस्टिक जो कंजप्शन है वो ऑब्वियस सी बात है कि पहले से इतना हाई है, और इट इज़ गोइंग टू गो अप एंड अप। वो इजीली इतना डाउन नहीं आ सकता अनटिल और अनलेस इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डाउन हो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर जो है वो $40 बिलियन जो है वो एफडीआई का इन्फ्लोज हुआ है इंडिया में। अब सी एक और चीज़ आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स जो है वो एक गेम है विद सम रूल। अगर आप डोमिनो चेन को अगर आप एसेस कर सकते हैं, वहाँ पे अगर कोई मूवमेंट दिखता है तो आप एक तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अपने पास थ्री सी इंडिया के लिए थ्री चॉक पॉइंट्स है। एक स्टेट ऑफ हम्स हो गया, या फिर ईरान के पोर्ट्स हो गए। दूसरी चीज़ है ताइवान का सेमीकंडक्टर मार्केट हो गया। तीसरी चीज़ है यूएस का जो टैरिफ है वो इंडिया को कैसे इम्पेक्ट कर सकता है। जो जब मार्केट करेक्ट होता है तो उसको आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। और अगर आप पास्ट में देखोगे तो जब जब मार्केट गिरा है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, मार्केट फिर से रिकवर कर लेता है। द ओनली थिंग इज आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करनी पड़ेगी। और एंड द फाइनल point is geopolitics is not a chaos. It is a game with rules which you can learn very easily. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।